प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस नॉर्म ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का सामान्य पेपर पढ़ेंगे अधिगम हेतु आकलन। अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत हमारे जो इकाई है वो फर्स्ट है आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या। इस सामान्य व्याख्या के अंतर्गत हमने बहुत कुछ ऐसे प्रकरणों के बारे में पढ़ा जिसके बारे में जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो अवेलेबल था, जो उपलब्ध था, वो मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अधिगम में या अधिगम के रूप में आकलन की प्रमुख विशेषताएं पढ़ा था। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैंने 3 पॉइंट बताए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी प्रयास को आगे प्रकरण को समझाते हुए हम आज और पढ़ेंगे कि अधिगम के रूप में आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। मतलब एक विद्यार्थी को, एक अध्यापक को विद्यार्थी की समस्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को उसके अनुसार एक शिक्षण कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। वो अधिगम के रूप में आकलन होता है। अधिगम के रूप में बच्चा जिस प्रकार सीखना चाहता है उसी के रूप अध्यापक को सिखाना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे आज कि अधिगम आकलन के रूप में आकलन पढ़ेंगे। इसमें हमारे जो फोर्थ जो पॉइंट था शिक्षण विशेषता पढ़ते हैं कि विद्यार्थी की जागरूकता की प्रक्रिया। विद्यार्थी में फोर्थ पॉइंट आता है वो है विद्यार्थी की जागरूकता की प्रक्रिया। विद्यार्थी की जागरूकता की प्रक्रिया यह हमारा फोर्थ विशेषता है अधिगम आकलन के रूप में। तो अधिगम आकलन के रूप में हमारी फोर्थ है कि विद्यार्थी की जागरूकता की प्रक्रिया। जागरूकता की प्रक्रिया इसके बारे में थोड़ा हमें समझना है, पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा मैं। तो इसमें बताया गया है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत इस विद्यार्थी की जागरूकता की प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी अपने अधिगम को प्राप्त करने के लिए वो हर समय हर वक्त जागरूकता की स्थिति में होना चाहिए। मतलब उस विषय वस्तु के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए कि मुझे एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य कोई भी मुझ विषय के उस अध्यापक के प्रति, उस विषय पाठ्य पुस्तक के प्रति, उस शिक्षण के प्रति मुझे जागरूक रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम कभी कोई चीज अगर नहीं पढ़ते और अध्यापकों की शब्द भंडारों पर या शब्द शिक्षण को ध्यान से अगर सुनते हैं, वह शिक्षण हमारे एग्जाम में किसी न किसी रूप में वो बात याद दिलाता है। कहने का मतलब है कि हमें उस शिक्षण के माध्यम से अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण को हम अपने एक एग्जाम परीक्षा के अंतर्गत हम अध्यापक की बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। उसी बातों को हम अपने पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि उस विद्यार्थी को जो जागरूक है, उस विद्यार्थी को सीखना भी है और उसका खुद का भी आकलन करना है। इसलिए विद्यार्थी मतलब मुझे खुद को पढ़ना है और खुद को भी मुझे देखना है कि मैंने कहाँ तक अधिगम प्राप्त किया है और किस हद तक मैंने प्राप्त किया है। इसलिए विद्यार्थी को अपने शिक्षण के प्रति जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। जब जागरूक होगा तभी तो वो अपने पाठ्यक्रम को समझ सकेगा, पढ़ सकेगा कि उसे उस क्रिया को कहाँ तक उसने प्राप्त किया। अतः कहने का मतलब यह है, इस प्रक्रिया को मतलब विद्यार्थी की जागरूकता की प्रक्रिया में विद्यार्थी जितना अधिक जागरूक होगा उतना ही अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होगी। मतलब जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय समस्त विद्यार्थियों का ध्यान विद्यार्थी के शिक्षण कार्य पर होता है तो उन बच्चों का शिक्षण भी प्रभावी होता है। उस शिक्षण के प्रति रुचि होती है, उस शिक्षण के प्रति जिज्ञासा होती है कि अध्यापक मुझे किस ढंग से पढ़ा रहा है, किस हाव भाव से समझा रहे हैं। वह हाव भाव रुचि जो है उस विद्यार्थी के अंदर भी होनी चाहिए। मतलब विद्यार्थी शिक्षण के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि
कोई भी विद्यार्थी, अर्थात कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी कोई भी शिक्षण कार्य को प्राप्त करने के लिए जागरूक अवस्था में होना जरूरी है। जागरूकता होना चाहिए कि जागरूकता पर जब ध्यान होता है तो विद्यार्थी को अपने पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका ध्यान किस पे था, उस अध्यापक के शिक्षण पे था। जब अध्यापक के शिक्षण पे विद्यार्थी का पूरा फोकस होता है, पूरा ध्यान होता है, तो विद्यार्थी उस शिक्षण को हमेशा के लिए याद कर लेता है। कहते हैं ना कि एक क्रिया को हम एक ही क्रिया को बार बार करते हैं, या सिर्फ पढ़ते हैं। एक क्रिया को हमने 100 बार पढ़ लिया तब याद नहीं होती, परंतु वो 100 एक बार शिक्षक के शिक्षण को अगर देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो वह शिक्षण हमारे 100 बार के बराबर हो जाता है। मैंने 100 बार पढ़ने की अपेक्षा एक बार देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। ये तो हो गया हमारा विद्यार्थी के अंदर जागरूकता। अगला हम पढ़ते हैं विद्यार्थी की केंद्रित प्रक्रिया होना। पांचवा है हमारा विद्यार्थी की केंद्रित प्रक्रिया होनी चाहिए। विद्यार्थी की केंद्रित प्रक्रिया होनी चाहिए। कौन सी? केंद्रित मतलब जानते हो क्या? केंद्रित मतलब उस विद्यार्थी की उस शिक्षण के प्रति ऐसा फोकस होना चाहिए जो उसको जानना चाहता है कि है क्या। अध्यापक अपने शिक्षण को किस प्रकार से संपूर्ण करते हैं, किस गतिविधि का चयन करते हैं, किस गतिविधि के माध्यम से मुझे समझाना चाहते हैं, उस पर उसका केंद्रित होना बहुत जरूरी है। किसी उस अध्यापक इस प्रक्रिया के अंतर्गत मतलब विद्यार्थी की केंद्रित प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी की केंद्रित प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया का स्वामित्व स्वयं होता है। दोनों प्रकार की स्वामित्व मतलब खुद को ही पढ़ना है और खुद को ही समझना है, खुद को ही मूल्यांकन करना है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया का स्वामित्व स्वयं होता है, क्योंकि उसको किस हद तक पढ़ना है और किस हद तक उसको समझना है। समस्त क्रिया जो होती है वो स्वयं की होती है, मतलब स्वयं पर केंद्रित करना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक के द्वारा एक विद्यार्थी को आदेशित करता है, एक आदेश देता है। एक शिक्षक एक बच्चों को आदेश करता है कि आपको पहाड़ी याद करना है। क्या करना है? आपको पहाड़ी याद करना है। तो वह पहाड़ी याद करना आदेश करता है, तो वो उसकी पहाड़ी याद करने तो वो अपने स्तर के अनुकूल विद्यार्थी अपने स्तर के अनुकूल अधिकतम गतिविधियों का चयन करके पहाड़ी याद करता है। तो वह अपनी रुचि के अनुसार विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार उस शिक्षण गतिविधि का चयन करता है जिसके माध्यम से उसको पहाड़ी याद हुए हैं, चाहे वो किस प्रकार विधि हो या कैसे भी हो। हम पहाड़े बहुत सकते करते जो भी है 2 का 3 का 4 का 5 का, तो उसमें एक विद्यार्थी शिक्षण होती है कि मुझे किसके साथ डिवाइडेशन या मल्टीप्लाई करने पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। मतलब विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार गतिविधियों का चयन करता है, क्योंकि पहाड़े स्वयं को याद करना है, स्वयं को मूल्यांकन करना है कि मैंने वो पहाड़ा जो लिखा है पढ़ा है वो कितना याद है, मुझे कहाँ तक याद है। 2 से लेकर मुझे 20 तक याद है या मुझे 50 तक याद है, वो सब याद होना। मतलब बालक को स्वयं के लिए होना कि स्वयं बालक को पढ़ना है, लिखना है, समझना है और उसका मूल्यांकन आप लोग खुद को बनना है कि मैंने इस पाठ्यक्रम को मैंने कहाँ तक पढ़ा है और समझा है। इसी प्रक्रिया ने मतलब कहना है कि बालक का पूरा ध्यान उस पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए जिसके माध्यम से वह शिक्षण प्राप्त कर रहा है। अगला आता हम पढ़ते हैं कि अधिगम जो है वो रुचिपूर्ण प्रक्रिया के साथ होना चाहिए। छठा है अधिगम रुचिपूर्ण
अधिगम रुचिपूर्ण प्रक्रिया के साथ होना चाहिए। कौन सा? रुचिपूर्ण प्रक्रिया। अधिगम ऐसा होना चाहिए जिसमें रुचि हो। मतलब एक शिक्षक अधिगम कार्य कराते वक्त उसको अपने समस्त गतिविधियों पर या उद्देश्यों पर, कौशलों पर ध्यान रखते हुए ऐसा शिक्षण कार्य कराना चाहिए जिसमें स्वयं और विद्यार्थी भी रुचि प्राप्त करें। क्योंकि विद्यार्थी को अपने शिक्षण कार्य के अंदर इस प्रकार के हाव भावों को, अपने कौशलों को, अपने उद्देश्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उस शिक्षण कार्य के प्रति या उस शिक्षण के प्रति प्रभावी हो सके। अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य इस प्रकार आकर्षण केंद्र होने चाहिए। विद्यार्थी उस क्रिया के प्रति, उस पाठ्य पुस्तक के प्रति, उस अध्यापक के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच के साथ क्रिया करनी चाहिए। मतलब अधिगम के रूप में आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगम रुचिपूर्ण होना चाहिए। अधिगम के रूप में आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगम जो है, सीखने सिखाने की क्रिया है, वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक अधिगम कर रहा है, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, जो अध्यापक आपको शिक्षण कार्य करवा रहा है, और इसका अधिगम सभी प्रकार की, समस्त प्रकार की गतिविधियों एवं निर्धारण की प्रक्रिया पर स्वयं निर्भर होता है कि मुझे किस प्रकार की पाठ्य पुस्तक, किस प्रकार की पाठ की प्रारूप तैयार करना है, मुझे किस प्रकार उनको समझाना है जिससे विद्यार्थी अधिक से अधिक उस क्रिया को समझ सके, कर सके। अर्थात वह शिक्षक अपनी रुचि के अनुसार ही अधिगम गतिविधियों का चयन करके या निर्धारण करके उसके माध्यम से यथावत कोई ना कोई परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं, मोटिवेशन की प्रक्रिया अपनाता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो एक अध्यापक उस परिवर्तन के लिए अपने पाठ्यक्रम को, अपनी पाठ योजना को इस प्रकार से तैयार करता है जिसके माध्यम से उस विद्यार्थी को जल्दी से जल्दी, कठिन से सरल रूप में उसको याद हो। इस प्रक्रिया को करने के लिए एक अध्यापक समस्त प्रकार की गतिविधियों का चयन करता है, समस्त कौशलों को समझाता है। कौशल जो हमारे पाठ्य पुस्तक में होते हैं, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपभोग कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए वो अध्यापक अपने समस्त गतिविधियों के साथ में शिक्षण कार्य कराना संपन्न समझता है। जब तक अध्यापक समस्त प्रकार की गतिविधियों के साथ में अपने शिक्षण कार्य में रुचि लेता है और रुचि के अनुसार अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करवाता है, तो विद्यार्थी भी उस शिक्षण कार्य के प्रति आकर्षण देते हैं। और उसी गतिविधियों के रूप में मूल्यांकन एक अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष जो मूल्यांकन करता है, आकलन करता है, वो किस प्रकार होना चाहिए कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के अंदर विद्यार्थियों ने किस हद तक प्राप्त किया, कहाँ तक उसने शिक्षण को ग्रहण किया। तो हम उस अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों, किसी भी एक विद्यार्थी या दो विद्यार्थियों को खड़े पूछ कर एक अपने शिक्षण का आकलन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी, एक अध्यापक हमारे समस्त शिक्षण कार्य के प्रति जो मूल्यांकन करना होता है वो स्वयं के आधार पर होता है। एक विद्यार्थी जब उस शिक्षण के प्रति जब एक छोटा सा टेस्ट या परीक्षण अध्यापक द्वारा किया जाता है, तो उस अध्यापक समस्त गतिविधियों की ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी की एक आकलन करने के लिए परीक्षण करता है। उस परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक संतुष्ट हो जाता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य या मेरे द्वारा पढ़ाए गए कोई भी शिक्षण कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी अपने आप में संतुष्ट है। मतलब मेरे पढ़ाए गए शिक्षण कार्य से विद्यार्थी भी खुश है। मतलब कहने वाला है कि विद्यार्थी एक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य के करने के लिए पहले उसमें रुचि की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें एक सकारात्मक थिंकिंग के साथ में, सकारात्मक एक सोच के साथ में शिक्षण कार्य कराना चाहिए जिससे विद्यार्थी उस कार्य के प्रति समझ सके।
तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो पढ़ा अधिगम के रूप में आत्मनि की जो विशेषता पढ़ी, उस विशेषता को हमने आज 3 भागों में पहले हम समझे थे और 3 भाग आज कितने हुए, हमारे 6 हो गई है। और भी हम विशेषता